गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Morning, everybody. Those who are online. Good morning, sir. Can one of you please? Thanks. So, seems like connection is trouble. Lights. अब लोगों का ये टॉपिक वैसे आपका स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में नहीं है। बेस थ्योरम आप लोगों ने अगर देखा होगा तो एलएमएस में मिलेगा भी नहीं, या थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिलेगा इसका, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा इसलिए बिकॉज आप जब मशीन लर्निंग में पहुंचेंगे तो कई मॉडल्स आप ऐसे देखेंगे जो बेस थ्योरम से ही निकलते हैं। एंड एक्चुअली आपके प्रेडिक्शंस का बेसिस ही बनेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था? बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब ए ऑलरेडी हो चुका है, यही बात थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही था। तो उसमें बेस 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 का मतलब क्या है? नाम है बेस उस मैथमेटिशियन का जिन्होंने ये डेवलप किया था, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे इस थ्योरम का नाम है। बेस साहब ने बहुत कुछ डेरिवेशन करके एंड एक्सपेरिमेंट करके और यू नो ऑल हैंकी पैंकी होल गैमट ऑफ एक्सरसाइज करके वो फाइनली एक डेरिवेशन पे पहुंचे कि एक फॉर्मूला क्या आता है जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो। ऑनलाइन गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। सर वॉइस बहुत लो आ रही है सर। वॉइस लो आ रही है? हाउ डू आई हेल्प दैट? Guys, can anybody else confirm? Is my voice okay? या डिम है, हाई पिच्ड है, कैसी है? ठीक है सर। ठीक आ रही है? यस सर ठीक है। ओके, अगर किसी को इसका मतलब मेरे एंड से ठीक है, आप अपने एंड से देख लीजिए। नहीं अगर सर ज्यादा ठीक हो है तो सर। रीस्टार्ट कर लीजिए मीटिंग, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए ड्रॉप हो। यस सर। समटाइम्स दैट हेल्प। डू द मैकेनिकल थिंग, द हैमर, रीस्टार्ट। जब और कुछ नहीं चलता तो रीस्टार्ट चलता है। आप लोगों को भी ये लिंक भेज दे रहा हूँ मैं। आप अपने आप पढ़ के देख लेंगे। अभी उस पर फोकस मत कीजिए, लिंक मैंने भेज दिया है तो पढ़ के देख लेंगे उसको। बाद में मैं समझा देता हूँ ब्रॉडली के वो क्या कह रहा है, ठीक है? बाद में पढ़ लेंगे उसको, मैं समझाता हूँ अभी। वेव साहब क्या कहते हैं कि जब एक इवेंट ऑलरेडी हो गया है, जब डिपेंडेंट इवेंट का केस होता है, एंड यूजुअली प्रैक्टिस में आप देखोगे डिपेंडेंट का ही केस देखोगे, तो एक इवेंट हो जाए तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके लिए हमें एक जैसे
इस तरह से वो कह रहे हैं एक इवेंट ही हो गया है, ऑलरेडी हो गया है कि इवेंट नंबर तो आ गया है। उन इवेंट नंबर में वो कह रहे हैं कि 3 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसका डेरिवेशन इसमें बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह से दिखाया हुआ है, ठीक है, आप देखते रहेंगे। सम टोटल पे आ जाते हैं हम। सम टोटल है ये फॉर्मूला, जो सारा डेरिवेशन होकर के जो निकल के आता है। बेग साहब का कहना मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। ये वाला जो डायग्राम आया है यहाँ पर जो फॉर्मूला है पहले वाला, द फर्स्ट वन, द फर्स्ट थिंग, पढ़ने में आ रहा है अभी? ठीक है, पढ़ने में आ रहा है पीछे? क्या लिखा है पहली बात? प्रोबेबिलिटी ऑफ y when x has already happened। ये कहने का मतलब है उनका, पहली चीज जो लिखी है। तो वो कह रहे हैं ये किस चीज के बराबर होगी, कैसे कैलकुलेट कर लो इसको। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x when y has already happened multiplied by independent probability of y and divided by independent probability of x। ये है वो फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझो इससे? एक इवेंट x है और एक इवेंट y है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये आया। ये मेरे किस काम का, मैं क्यों फोकस कर रहा हूं इस पर? एक एग्जांपल के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरा प्रॉब्लम कैसा होगा? मेरे को तो डेटा साइंस करनी है, मशीन लर्निंग करना है, प्रेडिक्शंस करने हैं, सही बात है। सपोज एक कंपनी है जहां पर प्रमोशंस हो रहे हैं, सही बात। पर मैं देखना चाहूं कि इस कंपनी में जेंडर वाइज तो नहीं होता प्रमोशन करने के लिए, या इन अदर वर्ड्स जेंडर के बेसिस पे मैं प्रमोशन होने का चांस प्रिडिक्ट कर सकता हूं क्या, प्रोबेबिलिटी देख सकता हूं? यही मतलब है। जेंडर में क्या चल रहा होगा? फीमेल फीमेल मेल मेल फीमेल फीमेल मेल मेल फीमेल फीमेल मेल, समथिंग लाइक दैट। क्या चीज? अभी बख्श दो उनको, किसी दिन और पकड़ेंगे। हाँ, अभी क्योंकि एक सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ तो समझ लो पहले, ठीक है। और प्रमोशन में क्या चल रहा है? प्रमोट हुआ कि नहीं हुआ? मे बी प्रमोशन नहीं हुआ तो वो 0 0 कह रहे हैं, ट्रू फॉल्स जैसे कहते हैं, है ना? 0 1 0 1। प्रमोशन हुआ नहीं हुआ, प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट। सपोज ये कुछ ऐसा बन गया, तो ये डेटा बन गया डेटा। इनमें से भी कितने ले लें, इसे हटा देते हैं, 10 ही रहेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है जी, हमारे पास डेटा कुछ ऐसा रहा, या और किसकी आवाज आ रही है? चल रहा हूँ, वो रो रहे होंगे दुखड़े हुए।
ठीक है जी, तो हमारा पास ऐसा रहा। तो अब दो चीजें आई प्रेडिक्शन में, हम क्या कहते हैं इसको, एक्स एंड वाई, जैसे वहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ था आपके डायग्राम में जो मैं दिखा रहा था। एक्स को बोलते हैं प्रेडिक्टर या इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इन द सेंस दैट इज द फर्स्ट इवेंट, वो तो हो गया जैसा होना। लाइक इन दिस केस जेंडर, जेंडर तो हो गया ना जो होना था, राइट। दूसरा इवेंट है वाई, जिसको हम बोलते हैं टारगेट। टारगेट भी बोलते हैं उसको, टारगेट इन द सेंस क्योंकि मेरे को वो प्रेडिक्शन करना है। प्रेडिक्शन किसका करना है? एक टारगेट वेरिएबल का, तो मेरा टारगेट वही है। या उसको डिपेंडेंट इवेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि मैं डिपेंडेंसी देखना चाहता हूं कि उस एक्स के होने से वाई पे क्या होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं ना कि ये डिपेंडेंट है वाई एक्स पे, सो इन दैट सेंस इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट आल्सो, या फिर टारगेट भी बोल देते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। सो इन दिस केस हमारे लिए क्या हो गया, मैं देखना चाहता हूं जेंडर, फिर जेंडर अगर कुछ हो जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रमोशन भी हो जाएगा। पक्की बात, यहां तक ठीक। तो बेस साहब ने क्या बोला आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y व्हेन x हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये कैलकुलेट करना है। सही बात है। तो मैं इनको इवेंट बना लेता हूं y और x को, है। मैं कह रहा हूं प्रमोशन, प्रमोशन हो जाता है, यानी प्रमोशन इज इक्वल टू 1, इस बात की प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूं व्हेन जेंडर इज ऑलरेडी मेल, जेंडर मेल हो जाता है तो। सही बात है, मेल का निकल जाएगा, फीमेल का अपने आप पता चल जाएगा, है ना। ये हो गए इवेंट हमारे, यही था प्रोबेबिलिटी में। आइए बात करते हैं, क्या कहता है जी फॉर्मूला आपका, कहां गया वो, ये रहा। लिंक आप लोगों के पास है, ओपन कर लीजिए, इसे देख लीजिए। ये डायग्राम वहीं पर है, वहीं से दिखा रहा हूं। कहीं लिखना चाहते हो लिख लो इसे फॉर्मूला, अगर इच्छा है तो लिख लो, याद रह जाएगा। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लिखना चाहें लिख लें। ये कुछ अननेसेसरी होता तो इतना टाइम नहीं लगाता, बता देता आप लोगों को, जैसे बताता रहता भी हूँ। तो ये पूरी कहानी मत लिखने बैठना, ये पहला वाला बस, फर्स्ट फॉर्मूला। ये पूरी कहानी तो डेरिवेशन है, वो सब कथा नहीं लिखनी है। बेस साहब कहते हैं कि ये इक्वल होता है किस चीज के, एक तो मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल जाए किस बात की, क्या बोला था उन्होंने, x की प्रोबेबिलिटी जब y ऑलरेडी हो चुका है। पहला टर्म वही है उसमें कैलकुलेशन में आपके, यस और नो। आओ देखते हैं ये कितनी है हमारे डेटा में। हाँ जी, तो मैं अपने एग्जांपल में मैं क्या कह रहा हूं, जेंडर कब कब मेल होता है मेरे एग्जिस्टिंग डेटा के हिसाब से, जब प्रमोशन हो चुका है। आओ देखते हैं कैसे करेंगे ये कैलकुलेट। जेंडर मेल कितने हैं जब प्रमोशन 1 हो चुका है, तो प्रमोशन 1 हो चुका है इसका मतलब क्या है, यहां पर फिल्टर डाल दो। तो प्रमोशन हैज ऑलरेडी हैपेंड, सही बात। इनमें से मेल कितने हैं, कितने हैं, तो प्रमोशन जब हो चुका है तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या आई,
टोटल 4 हैं, उनमें से 3 मेल हैं, तो 3/4 हो गई। सही बात, पक्की बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये कितनी हुई, ये वाली टर्म, दिस इज इक्वल टू 3/4, या एक तरह से 0.75 बोल दूं इसको, ये मतलब हो। यस सर। ये कैलकुलेट हो गया। दूसरे मेरे को क्या बोलते हैं वो, अगली टर्म क्या थी उसमें, ये मिल गया मेरे को, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन y हैज ऑलरेडी हैपेंड। वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ y मिल जाए, तो वो कितनी है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ y मतलब प्रमोशन हो जाता है, इस बात का ओवरऑल चांस क्या है मेरे डेटा में इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितनी है, टोटल लोग 10 हैं, कितने प्रमोट हुए हैं, 1 2 3 4, 4 प्रमोशन है 10 लोगों में, ये भी सही बात हुई। तो हमें क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन 1 हो जाता है, यानी प्रमोशन हो जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ये वाली टर्म कितनी होगी, 4/10, 0.4. जितनी भी आ गई 0.4, ये भी ठीक। आगे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मेरे डेटा में इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग जेंडर मेल होने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या रेशो है जेंडर्स की, 5 मेल है 5 फीमेल है, 1/2. ठीक, 0.5 हो जाए। 1/2, 5/10, 0.5, सब एक ही बात है, ठीक। मेरे पास ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो गए, और बेस साहब क्या कहते हैं कि अगर मुझे ये पता है तो मैं टारगेट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी व्हेन दिस इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। वो क्या होगी, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इंडिपेंडेंट y एंड डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हाटएवर इट इज। हमारे केस में कितनी आ गई है, 0.6। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब क्या कह रहा हूं, इस कंपनी में इफ यू आर अ मेल तो 60% चांस है प्रमोशन होगा। ये सिर्फ जेंडर से क्लासिफाई हो सकता है, इतनी बात हमें सिर्फ जेंडर से ही पता चलती। इसी केस में आप लोग अपने आप करने का कोशिश करेंगे जरा, कैन यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर फीमेल्स, हैं, अच्छा सिनेरियो बदलते हैं थोड़ा सा, सिनेरियो बदलते हैं थोड़ा सा।
मैं आप लोगों से कुछ और कह रहा हूं, अभी जेंडर नहीं है मेरे पास। सपोज मेरे पास है उन लोगों का एक्सपीरियंस विच इज रेंजिंग एनीवेयर बिटवीन ये सब लिखा हुआ छोड़ दे रहा हूँ इस पर। एंड टेलीग्राम पे भेजो, कहाँ भेजो? ड्राइव लिंक पे भेज रहा हूँ। जैसे अभी हम जेंडर के बेसिस पे कर रहे थे, आप लोगों को मैंने ड्राइव लिंक पे ये शीट भेजा है, बेस थ्योरम एग्जांपल, जो मैं बना रहा था। लिंक मेरे पास हैंड रेडी था, लेकिन एक्सेल शीट रेडी नहीं था। थैंक्स टू यू, अभी ये रेडी रहेगा। प्रमोशन वही हो रहे हैं, वहां पर कुछ एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं उन लोगों के कि वो कितने साल का एक्सपीरियंस है, और मैं जानना चाहता हूँ एक्सपीरियंस 10 साल से कम होता है तो प्रमोशन होने के चांसेस क्या है? बात समझ गए मेरा? मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस जिन लोगों का 10 साल से कम है, उन लोगों का प्रमोशन का चांस कितना बन रहा है? आपका डेटा क्या कहता है? हमने अभी जेंडर के बेसिस पे देखा, विच वॉज कैटेगोरिकल वेरिएबल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कॉन्टिन्यूस हो गया मेरा एक्स, तो उसके बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो अभी कॉन्टिन्यूस हो गया, एक्सपीरियंस जस्ट लाइक एज, इट इज इन ईयर्स। जरा करके देखिए अपने आप से, आप कर पा रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं उस डेटा में देख करके आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे व्हेन एक्सपीरियंस इज लेस देन 10। सो दिस इवेंट इज एक्स, दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड। मैं कह रहा हूं एक्सपीरियंस जिन लोगों का 10 साल से कम है, अब उनके प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं प्रमोशन होने, वो कैलकुलेट करने का है।
हाँ जी 0.6 नहीं तो 16 0.16 सर 0.5 0.5 नहीं तो 0.5 सर 2/5 क्या चल रहा है बे? कोई कह रहा 1/5 कोई कह रहा 2/5 कोई कह रहा 0.5 चलो मैं दिखाता हूँ सर 0.6 0.62 0.6 0.32 पता नहीं क्या चल रहा है। चलो मैं देख लेता हूँ मुझे पता नहीं है मैंने भी कैलकुलेट मैंने तो करके नहीं बैठा हूँ क्या 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 गलत हो रहा है कंडीशन क्या बदली इवेंट क्या बदला एक्सपीरियंस इज लेस देन 10 यही बात हुई ये कैलकुलेट करना मेरे को अभी कितनों ने तो एक्सपीरियंस लेस देन 10 वो ही नहीं सुना था 2-4 तो है निश्चित ऐसे सुनते नहीं हो ना ध्यान से तो मैं कह रहा हूं ये निकाल लेते हैं कि एक्सपीरियंस लेस देन 10 कितने लोगों की प्रोबेबिलिटी है ये होने की जब प्रमोशन पहले ही हो चुका अगर प्रमोशन पहले से मान लो कि प्रमोशन ये हो चुका था तो कितना है ये मैं कह रहा हूं प्रमोशन जिन लोगों का हो चुका 2/4 उनमें लेस देन आएगी 10 सर। कितने हैं सर 2/4 आएगी तो 0.5 2/4 चलिए ठीक है तो ये वैल्यू तो हो गई 2/4 अब कहते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन इररेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग वो कितना है आपके डेटा में 0.4 4/10 टोटल 10 लोगों की बात कर रहे हैं 10 में से 4 का प्रमोशन हुआ है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हुई इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस 0.5 आएगा सर व्हेन एक्सपीरियंस लेस देन 10 ओवरऑल है क्या कर रहे हो 0.5 0.5 आएगा सर टोटल लोग 10 हैं 10 में से 5 लोग ऐसे हैं बिल्कुल सही बात 5/10 या 0.5 या whatever बढ़िया यहाँ तक काम हो चला अपना आओ चलते हैं वहां पर रखना शुरू करते हैं फॉर्मूला में हमें जो पता है बेस साहब ने सिखाया है हमको कहते हैं दिस इज इक्वल टू x व्हेन y हैज ऑलरेडी हैपेंड इस बात की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय y की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी वो कितनी है इतनी है डिवाइडेड बाय x की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी वो कितनी है इतनी है एक बार ये वाला बताना p less than 10 और p equal to 1 के मेरा सर 2/5 है सर कैसे सर हाँ जी शुक्रिया सर ये वैल्यूज तो सही आई हैं सर बस पुटअप करने में एक कंफ्यूजन हो रहा है सर हाँ ये कि जैसे आपने बोला ये- जब एक्सपीरियंस 10 से कम है और प्रमोशन हुआ है उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया ठीक है अब हमको इसको न्यूमेरिकल में लाइक हम y किसको माने x किसको माने प्रमोशन को 1 माने या एक्सपीरियंस को 10 माने क्योंकि y इंडिपेंडेंट ऊपर नीचे हो जाएगा सर फिर y is always representing target variable आपको ये कंफ्यूजन होगा अगर टारगेट किसको मानोगे टारगेट वो होगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही टारगेट हो गया सर तो अच्छा प्रमोशन का जैसे अभी आपने पूछा कि प्रमोशन जिसका हो तो उस प्रमोशन को टारगेट लेंगे और जो कंडीशन एक्सपीरियंस उसको x लेंगे हाँ जी क्वेश्चन में लिखा होगा ना क्वेश्चन आएगा ना मैं दिखाता हूँ ओके सर अभी ओके क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों से अभी करा रहा हूँ ठीक है सर x by y 2/5
नहीं जूम कर दे, मुझे दिख ही नहीं रहा, जूम कर दे उसको। मैंने सॉर्ट कर दिया था तो हाँ 10 से कम है, हाँ, 2 जने को 2 जने तो है मतलब। ऊपर के 2 जिनका एक्सपीरियंस 10 से कम है और प्रमोशन हो रखा है तो 2/5 हो गया ना, 2/10 हो गया। अबे 5 लोग हैं 10 से कम, क्या क्या कह रहा है? ये 5 है हाँ और ये 2 ही तो प्रमोट हुए हैं, तो हाँ, x/y 2/5 ही तो आया। हमें फाइंड करना था ना कि x/y मतलब जिनका उल्टा कह रहा है। x/y का मतलब क्या क्या हुआ यहाँ पर, ये वाला टर्म, जिन लोगों का प्रमोशन हो चुका उनमें से लेस देन 10 वाले कितने हैं। तुम क्या देख रहे हो कि लेस देन 10 वाले तो 5 है, उनमें से प्रमोशन कितनों का हुआ, उल्टा देख रहे हो। तो पहले ये देखूंगा कि यही तो लिखा है उसमें, व्हेन y हैज ऑलरेडी हैपेंड, प्रमोशन ऑलरेडी हो चुका हो, तो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस 10 से कम था, ये हो रहा है। और किसी का कोई क्वेरी कंफ्यूजन? श्रेयस कुछ पूछ रहे थे आप? अच्छा हो गया। डिवाइड में होता है जो अभी एक काम करेंगे आप लोग, ऑनलाइन पीपल यूट्यूब, आई विल म्यूट माई सेल्फ फॉर अ मिनट। जो आपका न्यूमेरिकल था बेस थ्योरम का, क्वेश्चन में भेजा था एक बेस थ्योरम का न्यूमेरिकल, लिखा यस हुआ सर, इसमें कि बेस थ्योरम से होगा ये। यस सर। तो जरा पढ़ के देखिए, आपको समझ आ रहा है उसने क्या पूछा है और वो क्या कह रहा है, और अटेम्प्ट करके देखिए अपने आप। आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ, टर्निंग ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर अ मिनट। People from online, hope everybody is there. Those who are here, please ping in the chat box. People from online, those who are back, please ping in the chat box. Only Ravi. दूसरे स्लाइड पे आ जाते हैं, क्लास प्रेजेंटेशन ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ, मैं हम लोगों ने कवर तो बहुत कुछ किया है, लेकिन सिंस मैं एक्सटेम्पोर बोला हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ डिस्कस करने लायक चीज थी और रह गई है, तो वो पकड़ा जाएगा ऐसे में। ठीक है, इसलिए हम रिकॉल करते जा रहे हैं। जो जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है उसे फटाफट आगे निकलेंगे। कुछ आप चाहते हो मैं रिपीट करूँ, कुछ डिस्कस करना है तो वो बात कर लूँ। हिमांशु इधर, रवि इधर, ओके ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी एक इवेंट हुआ, उसका कुछ आउटकम हो सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने तरीके से आ सकता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, यही डेफिनेशन था। हेड टेल 0-1 काइंड ऑफ एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं, 0 से 1 के बीच वेरी करती है। बहुत ही बेसिक सी बात, हमने काफी डिटेल में बात किए थे इसके, लेकिन कुछ काम की बात जो यहाँ पर नहीं दी हुई है वो मैं कर चुका हूँ आप लोगों से। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैंने एक इवेंट करके देखा और उसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर लूँ। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन। ठीक है, बढ़िया बात क्या है प्रोबेबिलिटी की? बहुत ही शानदार। अगर लॉन्ग टर्म में खेलने के लायक मेरे को पेशेंस हो तो प्रोबेबिलिटी फॉलो होती है। यानी अगर कोई गेम में मेरे जीतने का चांस 10% है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल मैं खेलूंगा तो 10 बार जीतूंगा या क्या, ऐसा नहीं है। 10 बार खेला तो उसमें से जीत जाऊंगा। लेकिन इफ आई हैव पेशेंस टू गो लॉन्ग टर्म, डेली 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 अगर वो होता जा रहा है तो लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि 2 साल बाद 10% ऑफ टाइम्स आई हैव वॉन।
फिर क्वेश्चन आया इवेंट। इवेंट कैसे कैसे हो सकते हैं? लाइक रोल ऑफ डाइस, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, हेड टेल्स हो सकता है, वही फालतू बेकार की बात है। देन आया इवेंट कैसे कैसे हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, ये बात की थी हमने। अरे की थी कि नहीं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जैसे आपके हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट्स। अगर ये हुआ तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हुआ तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। सही बात है। एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, इसका मतलब क्या था कि इसकी बात और इसकी बात दोनों मान लूं तो इनके बाहर कोई इवेंट ऐसा नहीं हो सकता जो पॉसिबल है। जो भी इवेंट हो रहा है इन दोनों में से किसी एक में जाएगा। जल्दी जल्दी बताते रहो। पक्की बात हुई थी बात ये, रिमेंबर? ठीक ठाक है? चलूं? मतलब चलूं नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है अगर नहीं समझा तो बता भी देना। इंडिपेंडेंट इवेंट वो किसको बोल रहे हैं? जैसे मैंने कॉइन टॉस किया और फिर दोबारा कॉइन टॉस किया, तो दोबारा मैं जो भी कर रहा हूं उसका कोई लेना देना नहीं है पहले क्या हुआ। मैंने पहले कॉइन टॉस किया, सपोज हेड आ गया, अब मैं दोबारा कॉइन टॉस कर रहा हूँ, जरूरी नहीं टेल आया, उसे कोई मतलब नहीं है कि पहले हेड आया था टेल आया था, उसका अपना इवेंट हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वही समझाने की कोशिश की है डाइस रोल से। अगर 4 आ गया तो 5 बिल्कुल नहीं आ सकता। सही बात है। एग्जॉस्टिव इवेंट, एक इवेंट है कि मेरे को ऑड नंबर ही चाहिए और दूसरा इवेंट है कि मेरे को इवन नंबर ही चाहिए। अगर ये दोनों बातें मिला लूं तो और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता। सही बात। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट हो गई हैं सारी पॉसिबिलिटी। डिस्कस क्वेश्चन, अच्छा ये तो मैं कर चुका हूँ, ये जब क्लास में कराता रहता हूँ मैं एग्जांपल कुछ ना कुछ ले लेते हैं और बात कर लेते हैं। तो वो मैंने किया भी था। मैं ये डाइस वाइस की ये बातें नहीं करूंगा, मैं कुछ प्रैक्टिकली बात एग्जांपल उठाऊंगा, जैसे कसिनो वाले उससे समझाया था मैंने आपको, कोशिश किया था। देन देयर इज सॉरी, सबसे खराब चीज है गला खराब होना ट्रेनर के लिए। बोलने का ही काम है और बोले ही नहीं जा रहा। सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी में क्या होता है वो देने की कोशिश किया है, लेकिन वो इट इज गोइंग टुवर्ड्स सेट थ्योरी वाले चीज। कंडीशनल बेसिस पे हमारा ज्यादा यूज पड़ता है। एक्चुअली जो बेस थ्योरम का डेरिवेशन होता है वो सेट थ्योरी ही बेसिस पे होता है। हम क्या निकालना चाहते हैं? इंटरसेक्शन। जब ये इवेंट ऑलरेडी हो गया है, अब इसका चांस क्या है होने का, वेयर आर दी ओवरलैपिंग। तो वो डेरिवेशन के पर्पज से वो दिखाने का कोशिश किया है, हालांकि वहां जाने का जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको बेस थ्योरम पता। ठीक है, जैसे हमने अभी कुछ एक्सरसाइज करने का कोशिश किया था बेस थ्योरम। मैनुअली हालांकि आपको ये भी नहीं करना है, करेंगे वो जैसे पाइथन के आप कोड देखते आ रहे हो ना, सब चीज़ों को करने के लिए पाइथन में कुछ ना कुछ फैसिलिटी है, तो उसके लिए भी है। एक एग्जांपल है, पढ़ने का कोशिश करेंगे तो शायद समझ आ जाए आप लोगों को। यूनियन, यूनियन क्या है? सब कुछ आ जाए लेकिन जो कॉमन एरिया है वो एक ही बार आएगा, वो रिपीट नहीं होगा। ये बेसिकली पता है क्या बात कर रहा है? ये कर चुके हो तुम? ये वही दिखाना चाह रहा है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि बी भी हो एंड ए भी हो, यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉमन एरिया की। उसी को भारी भारी शब्दों में इंटरसेक्शन बोल रहा है उसे।
ऐसे केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये तो देख चुके हो। अरे यही तो बात कर रहे थे। यस सर, एंड यूज होता है। जैसे कल एक न्यूमेरिकल कर रहे थे कि पहले फ्रेंड का किंग ड्रॉ हो जाए, बाकी का ड्रॉ नहीं होना चाहिए, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, यही किया था, तो इंटरसेक्शन निकल गया। ये नीचे क्या लिखा हुआ था, यूनियन, ये क्या है, एडिशन। अब मैं कह रहा हूँ ए हो जाए या बी हो जाए, कोई सा भी हो जाए, मेरे को चल जाएगा काम। तो ये प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगे, ये हुआ या वो हुआ। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, अगेन क्योंकि ये मैनुअली नहीं करना होता आप लोगों को, इसलिए मैंने फोकस नहीं किया बहुत ज्यादा इस पर। लेकिन कल जैसे आपने एनोवा किया था, एनोवा किया था कल, तो ये एक तरह से वही दिखाने चाह रहा है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कब बोलते हैं, व्हेन देयर आर टू फैक्टर्स इन्वॉल्व। जैसे यहाँ पर कैसे दिखाया है कि कुछ लोग ऑर्डर कर रहे हैं, क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं, पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, और कुछ लोग सिजलर ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये फैक्टर नहीं है कि वो फूड कैसा ऑर्डर कर रहे हैं, एक और फैक्टर भी है, वो देखना चाहते हैं कितने लोग इनमें से मेल हैं और कितने लोग फीमेल हैं। तो इन दैट सेंस दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज दोनों तरफ मार्जिन आ रहा है, सब दोनों फैक्टर्स का अपना अपना मार्जिन है। ठीक, कर कैसे लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, डायरेक्ट है वैसे बिल्कुल। क्या निकाल लिया उन्होंने कि टोटल तो इधर डिपेंडिंग अपॉन मेल्स एंड फीमेल्स, भाई ये नंबर होने चाहिए ना मेरे पास, ये नंबर हो तो टोटल तो निकल जाएगा, और ये फाइनल टोटल आ गया 580। इन सबको 580 से डिवाइड कर दूं, इन सबको 580 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1 हो गया, 580 था, बाकी सारे जो निकल गए ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज निकल गए। तो हाँ, अब पूछो मुझसे, कितने फीमेल्स हैं जो सिजलर ऑर्डर करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.189 है। हाँ 18% हो गया, 18.9% या 19 मान लो उसको, ठीक ठाक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिमाग नहीं लगाने वाली चीज। पाइथन पे आते हैं, थोड़ा सा ये कोड पढ़ के देखिए, आपको समझ आ रहा है। अभी पढ़ के देख लो, ये करा दूंगा तुम्हारे हाथ से ही। लेकिन पढ़ के देख लो पहले, कोड में भेजूंगा, वो रन कर लेना, देख भी लेना कि इससे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ऑनलाइन से बता देंगे, आप लिख तो नहीं रहे हो ना कोई भी, ये लिखना नहीं है आप लोगों को कि पीपीटी में जो लिखा है वही कॉपी कर रहे हो, वो तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, उसकी जरूरत नहीं है। क्या काम करेगा, फॉर्मेट क्या काम कर रहा है, फॉर्मेट नहीं मालूम आप लोगों को, ग्राउंड में किधर लगाया, नहीं नहीं बताता हूँ। फॉर्मेट आपने यूज करके देखा है कि नहीं देखा पाइथन में, नहीं देखा है। फॉर्मेट क्या कर रहा है, देखो एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं जो आप देख भी चुके हो पाइथन में। एक तरह से अगर मेरे को एक नंबर सेंटर करने हो तो मैं लिस्ट बना सकता हूँ, ट्रिपल बना सकता हूँ, अरे भी बना सकता हूँ, पांडास में जब आप देखोगे तो सीरीज भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सिमिलरली मेरे को अपना रिजल्ट प्रिंट कराने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका कि मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूं कि दिस इज स्ट्रिंग एंड प्लस समथिंग, मैं करके दिखा देता हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। मेरे को उसको कुछ प्रिंट कराना है। सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ नेम, नेम इज से आशीष, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ हाँ,
तो एक तरीका ये हो सकता है, मैंने अपना स्ट्रिंग दे दिया जो मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, और प्लस कर देता हूं यहाँ पर नेम, तो वो नेम उठा लाएगा और प्रिंट कर देगा। इसी बात को एक दूसरा भी तरीका हो सकता है, जिसमें मैं कह रहा हूं ये तो स्ट्रिंग है, मैं इस स्ट्रिंग को पूरा करने के साथ साथ यहाँ लिख दे रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस। इस कर्ली ब्रेसेस से क्या होता है, ये मान के चलता है कि कुछ आने वाला है, और वो कौन आने वाला है, वही जो अभी आप देख रहे थे, कहाँ गया, जैसे इसने करके दिया हुआ है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो इस कर्ली ब्रेसेस को पकड़ता चला जाएगा, इस कर्ली ब्रेसेस में वो प्लेस ले लेगा। जैसे कहाँ दिखा रहा था मैं, डॉट फॉर्मेट, मैं कह रहा हूँ ये तो स्ट्रिंग हुई, स्ट्रिंग आगे लिखते हैं स्ट्रिंग एफ नहीं ब्रेक कॉमा के पहले एफ लगाते प्रिंट। अच्छा हाँ, वो भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि मेरे को कर्ली ब्रेसेस में ये और कैसे कैसे काम आ सकता है। एक ब्रेस और लगा दो वही करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। सर कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू हो जाएगी वो कॉमा क्या होने वाला है, ऐड होके इसमें ऐड होके इसमें आ जाएगा। मेरे को इस तरह से एक लैंग्वेज प्रिंट करानी हो, मैं चाहता हूँ एक लैंग्वेज प्रिंट आ जाए इसके बाद, दैट कैसे दे सकता हूँ, नहीं प्रिंट क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, एबीसी प्रिंट हो गए, मैं हैंडल नहीं कर पाया उस चीज को। या तो मैं सबको हाथ पैर तोड़ूं इसके, सम ऑफ के बाद फिर प्लस करके ए, फिर उसके बाद प्लस करके बी, फिर प्लस करके लास्ट में सी डाल लूंगा, या और आई व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली लीव कर्ली ब्रेसेस डॉट फॉर्मेट, और मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी, तो वो अपनी अपनी रेस्पेक्टिव प्लेसेस ले लेंगे वहां पे कर्ली ब्रेसेस में जा करके, और मेरा आंसर वैसा प्रिंट हो जाएगा जैसे मैं चाहता था। तो यूजुअली आप देखेंगे प्रोफेशनल कोडिंग में फॉर्मेट का ही यूज करते हैं, क्योंकि लिबर्टी दे दी ना उसने मेरे को, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ चीज नहीं है, फॉर्म प्रिंट ही करना है मेरे को, रिजल्ट किसी को प्रिंट करके दिखाना, प्रेजेंटेबल हो जाता है थोड़ा जस्ट इसके अकॉर्डिंग चलेगा रेस्पेक्टिवली। हाँ रेस्पेक्टिव, पहले कर्ली ब्रेसेस में पहला फॉर्मेट एंड सो ऑन। बी पहले हाँ जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, याद रहेगा ये सब लोगों को फॉर्मेट क्या करता है। मैं समझाना ये चाह रहा था, ये समझ आ रहा है आप लोगों को जो कोड इस समय है, इसमें कुछ ऐसी चीज कि ये कोड में क्या आ गया, मतलब फॉर्मेट के अलावा, फॉर्मेट तो हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। आगे क्या कह रहा है वो, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है जो इवेंट का आउटकम और सैंपल साइज क्या है ये तो उसका इनपुट होता है, और उस बेसिस पे वो प्रोबेबिलिटी निकाल देता है परसेंटेज में। राउंड फंक्शन क्या कर रहा है, राउंडिंग इट ऑफ, जो भी आपने डिवाइड किया है उसे राउंड ऑफ कर देगा टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल, जैसे 1 कॉमा करके, तो 1 2 3 4 जो जितने भी डेसिमल प्लेसेस चाहिए वो आप कर सकते हैं। पढ़ के देखिए, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ के आप देखते रहेंगे, जैसे दिवाली वैकेशन रहेगा ना आप लोगों का, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मसाला आपको भेजता रहूंगा, सो दैट डेली आप लोगों के 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप लगा पाए इस पर, नहीं तो आउट ऑफ फोकस हो जाओगे बिल्कुल। जब 4-5 दिन बाद वापस आओगे ना तो एकदम ब्लैंक बैठे होगे यहाँ पे, वो नहीं होने देना चाहता हूँ। माना दिवाली का टाइम है, मस्ती का टाइम है, लेकिन थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, 20 मिनट, आधा घंटा, इतना तो कर पाएंगे सब। यस सर।
चलिए आगे फिर से वही फॉर्मेट से दिखा रहा है, प्रिंट कराना हो ये कर लेंगे। आई होप कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर वो फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई है, वही काम था। यहाँ पे कुछ नहीं किया, उस फंक्शन को यूज कर लिया उसमें। वो उस फंक्शन का यूज ही दिखाया मेरे ख्याल से बार बार करके, अलग अलग केसेस ले रहा है वो। एक बार देख रहा है कि एक रैंडम कार्ड निकाल लिया, अब वो देख रहा है कि उसमें से यू नो हार्ट्स वाले कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अरे वही है ये फालतू क्वेश्चन जो स्कूल में करके आए हो तुम। बस उसको कोड करके। हाँ, काम की बात अभी करेंगे, अभी कोई काम की बात नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन ये समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है कोड से क्या हो रहा होगा। अबे क्या है ये एक फंक्शन क्या बना लिया इन्होंने उस पे ही। हाँ यार, और कोई बात ही नहीं हो रही। चलिए स्लैश भी लगा रखा है। कहाँ पर? प्लस के बाद स्लैश लास्ट। अच्छा ये बताता हूँ। अभी जो आप यूज कर रहे हैं पाइथन, दैट इज 3.8 आया होगा मेरे ख्याल से, है? यस सर। हाँ 3.9 3.9 3.8 या 3.9 होगा। मैं बता देता हूँ। प्रीवियस वर्जन में क्या रहता था, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए बैकस्लैश देते, बैकस्लैश टैब, कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ता था, नहीं तो उसे पाइथन क्या करता था, एरर कर देता था। सब कुछ उसे एक ही लाइन में चाहिए तो कैलकुलेशन होता था। अभी वो नहीं होता है, वो ट्विक कर दिया हमने। तो मैं अपना कोड नई नई लाइन में लिखूं, अगर मेरे कोड में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो वो ले लेता है उसको विदाउट एरर। तो ये तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू। हाँ पहले नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए वो करता था, लेकिन एक लाइन में देखो बहुत लंबा हो जाएगा ना अगर एक ही लाइन में लिखता जाऊंगा कोड, तो यूजुअली डिजाइन नहीं होता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हाँ जी काफी बात हो चुकी है इस बारे में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट ये हो गया तो अब दूसरे पे क्या इम्पैक्ट आया, दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या हुई। जो आपने अभी देखा था, क्या देखा था, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में ये वो डेरिवेशन है उसका, ये कैलकुलेट करने के लिए ये चाहते हैं हम। वैसे ही नंबर्स में अगर ये दिया हो तो क्या निकाल लेंगे। फाइनली काम की बात, बेस थ्योरम। स्टेटमेंट देख लीजिए बेस थ्योरम का, वही है जो मैंने बोला है। वही बात है ना जो मैंने की थी, ये शुद्ध इंग्लिश में लिखी हुई है बस, ठीक है। सर ये फार्मूला में इसके सिग्मा पे दे रखा है। फॉर्मूला में सिग्मा सिग्मा क्यों दे रखा है? समेशन पे दे रखा है। अच्छा वो दिखाता हूँ अभी एग्जांपल। वो समेशन क्यों दे रखा है, अभी हमने जो एग्जांपल ले रहे थे वो कैसे ले रहे थे कि इन लोगों का जेंडर ऐसा था तो प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। फिर हम क्या देखने लगे, इन लोगों का एक्सपीरियंस 10 से कम था तो प्रमोशन कैसे होने लगे, यही तो निकाल लेते। लेकिन मेरे डेटा में अगर ये दोनों बातें होती तो मेरे को उनका एक्सपीरियंस भी पता है, मेरे को उनका जेंडर भी पता है, और मेरे को तो उनका क्या कहते हैं कोई और डेमोग्राफिक नहीं, हाँ प्रमोशन तो है ही ऑफ कोर्स, प्रमोशन से एज पता हो, से मेरे को उन लोगों का डेमोग्राफिक पता हो कुछ तो, से कौन सी लोकेशन पे कौन सी लोकेशन में काम कर रहे हैं, और फाइनली प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए वो समेशन आ रहा है। उस समेशन का मतलब क्या है अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एग्जांपल है अभी। तो मैंने सिर्फ क्या देखा था, एक वेरिएबल का दूसरे पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है।
अगर ऐसे बहुत सारे हों तो समेशन। वो कैसे? जैसे नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के देखिए। ऐसे कुछ गिवन है आप लोगों को? क्वेश्चन से ये समझ आ रहा है? क्वेश्चन में यही बात दी हुई है ना। उसको अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 इस तरह से ले आऊं तो ये चीजें गिवन है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये बातें गिवन है। पॉइंट 4.2 ये है क्या? 4.2 कहाँ से? 0.354। अच्छा ये मटेरियल्स की वजह। अच्छा, तो व्हेन दिस इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, और तब फायर हो गई, ये बात यहाँ पर गिवन है। ये वो वाली चीजें हो गई। तो मतलब यहाँ पे जो ऊपर लिखा है इसमें वो गया है। हाँ हाँ, यहाँ पर ये वाले 0.35 और 0.4 और 0.2 ये गिवन है ना नीचे। वो क्या चीज कह रहे हैं कि व्हेन स्मोकिंग मटेरियल है तो ये तो हो गया, और तब देखना चाहें कि फायर है कि नहीं। ये ऑलरेडी गिवन है 0.35 आपके क्वेश्चन में, तो ये वाले टर्म तो मिल गए। बेस थ्योरम में इस तरह से मल्टीपल टर्म्स को कैसे लिखेंगे वही दिखाया हुआ था उसने समीशन पे। डेटा में हम ऐसा नहीं देखेंगे ना, एक इवेंट से ये क्या हुआ, फिर दूसरे से देखूं ये क्या हुआ, फिर तीसरे से देखूं ये क्या हुआ। मैं तो ये देखना चाहता हूँ ये सब कुछ डेटा गिवन है और फाइनली प्रेडिक्शन आ जाए कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उस केस में ये समेशन हो जाता है मल्टीपल वेरिएबल्स के केस में। अच्छा, तो अब इसमें यहाँ पे तीन चीजें अफेक्ट करी और हमें इंडेंट देखने के एक्सप्लेन किससे हो सकता है। हाँ, तो मैं फिर तीनों का तो तीनों का समेशन ले लिया एक बार, वही वो समेशन से रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगेन एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश किया है कि क्या होगा, मैनुअली करने की नौबत नहीं आएगी। बाकी सॉल्यूशन पूरा कर रखा है उसने, वो न्यूमेरिकल नंबर चल रहे हैं, कैलकुलेट करके देखना चाहते हो? ठीक ही होगा वैसे, देख लेना, देखना चाहो तो किसी दिन ज्यादा ही खाली हो तो देख लेना करके। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में अच्छा वो वाला हम कर चुके, प्रमोशन वाला ये हो गया। इसके बाद फिर एक उसने एग्जांपल दिया है, इसे देखते ना, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, काम की चीज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? मैं हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखूं और ग्राफ पे प्लॉट सा कर लूं तो कैसे दिखेगी? जैसे डाइस में रोल आने की 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/6। 2 की भी उतनी, 3 की भी उतनी। इनका मैं एक ग्राफ बनाने लगूं तो वो कैसा आया था? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसे ही तो आ जाएगा भाई। हाँ, यहाँ पर चल रहे हो आपके कि डाइस रोल में इवेंट क्या हो सकता है। सही बात।
और यहाँ मैं इनकी प्रोबेबिलिटी के लिए ग्राफ बनाने लगूँ तो सबकी 1/6 1/6 1/6 1/6 यही हुआ ना। और इन टिप्स को मैच कर दूं तो क्या बनेगा? डब्बा, रेक्टेंगल। तो इसको ऐसे को हमने बोला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। जैसे फिर तुम्हारा वो घटिया एग्जांपल, एक बैग है, 3 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल, 5 ब्लू बॉल, तो क्या बनी प्रोबेबिलिटी? टू बाय टोटल, 3 बाय टोटल। अब ये रेड बॉल, ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल होने लगे हैं। क्या बोल दिया मैंने? क्या लिया था? 2 ग्रीन बॉल, 3 ब्लू बॉल, 4। हाँ, 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ग्रीन बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, 5 एंड नहीं कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। अरे क्या हो गया? 6 कर दे। सही बात, ऐसा सिनेरियो और मैं ग्राफ बनाने लगूं इसका, तो रेड वाले कहाँ पहुंचे? सिक्स बाय 15 जितनी भी हुई। ग्रीन 4 बाय 15, ब्लू 5 बाय 15, इससे थोड़ा सा ऊपर उससे थोड़ा सा नीचे। और इन टिप्स को मैच कर दूं तो कैसा दिखेगा ये? ऐसा। ऐसो को हमने बोला नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हुई कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस, आगे दिखा देता हूं। अरे यार दिस, आई हेट दिस पीपीटी थिंग, दैट इज व्हाई, इसीलिए नहीं करा था मैं पीपीटी पे। इसमें अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू फिर कभी कुछ आ जाता है। एक ही हाँ जी, एक ही में कवर कर दिया। नहीं आएगा, कहीं और पड़ा होगा वो। अब हाँ मैं ढूंढता रहूंगा उसे, कहाँ है। इसलिए एक्सटर्म 4 करा देता हूँ मैं एक ही है डिस्ट्रीब्यूशन की। ये इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं। इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बिकॉज हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब होता है। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा अगली स्लाइड में तो उसमें वो डिटेल बात करूंगा, लेकिन पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन नाम की भी कोई चिड़िया है। ग्राफ को प्लॉट करना। हाँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस, बाइनोमियल, डिस्क्रीट। सेम ये डिस्क्रीट, अटेंशन अटेंशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हुआ जो हम देख रहे थे अभी? डिस्क्रीट मतलब कौन से इवेंट थे डिस्क्रीट? वेयर देयर इज अ क्लियर सेग्रीगेशन, डाइस रोल, 1 आ गया तो 2 ही आएगा या 3 ही आएगा, 2.5 नहीं आ सकता, राइट? रेड ब्लू ग्रीन, या तो रेड ही होगा या ग्रीन ही होगा, पर्पल नहीं हो सकते। कॉन्टिन्यूअस कैसे होते हैं? जैसा हमने एग्जांपल ले भी रखा है, जैसा मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को भी, जैसे लोगों का ट्रेवल टाइम जो मैंने बोला भी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैं इस तरह से फ्रीक्वेंसी नहीं देख सकता कि 45 वाले लोग कितने हैं। अगर मेरे से कोई बोले कि इमार्टिकस आने में कितने लोग ऐसे हैं जिनको 45 मिनट्स लगते हैं, तो वेयर इज द डिमार्केशन ऑफ 45? इट इज नोवेयर। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इस तरह से बार बना के नहीं देखेंगे, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? एक कॉन्टिन्यूअस कर्व से। अरे ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था ये भी तो एक कर्व ऐसे ही आया था, तो ये कर्व ऐसा हो सकता है, ऐसा दिखेगा। नॉर्मल नहीं हुआ तो कैसा दिखेगा? स्क्यूड हो सकता है, या इस तरफ या इस तरफ।
ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है आपका वेरिएबल, इसलिए उसको हम इस तरह से बार बना बना के नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं कुछ, है ना। कॉन्टिन्यूअस में एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलो अभी तुम्हारी पीपीटी के हिसाब से बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू देख लो, यही करके देख रहे थे हम। कोई इवेंट हुआ, उस इवेंट का नंबर्स में टेंजिबल रिजल्ट क्या हुआ, उसे हमने रैंडम वेरिएबल बना लिया, सही बात है। और हम क्या देख रहे हैं, दैट रैंडम वेरिएबल इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल प्लस अगली वैल्यू प्लस अगली वैल्यू। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन पता चलती है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ये जो मैं गैम्बल लेने जा रहा हूं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, तो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट। रैंडम वेरिएबल पूरा नहीं होगा सर, प्लस वाली टर्म, प्लस वाली टर्म, प्लस प्लस है। हाँ पूरा ही होगा। आप बोले प्रोबेबिलिटी इनटू रैंडम वेरिएबल। हाँ प्रोबेबिलिटी इनटू रैंडम वेरिएबल, वही तो हो रहा है, ये वही तो दिखाया, x1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 हैपनिंग। किसको? इस पूरी टर्म को जो मल्टीप्लाइड है। नहीं, ये पूरी टर्म को रैंडम वेरिएबल नहीं कह रहे हैं, ये जो x इवेंट हो रहा है मैं इसको रैंडम वेरिएबल कह रहा हूँ। अभी उन्होंने क्या बोला, एक इवेंट हुआ x, उसका आउटकम x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है। यही तो देख रहे थे कल न्यूमेरिकल में। एक इवेंट क्या हुआ, एक लेडी आई बैंक में, लोन मांगा उसने, बैंक ने कहा कि ये डिफॉल्ट कर सकती है, नॉन डिफॉल्ट कर सकती है, तो ये इवेंट पता चल गया, डिफॉल्ट हो सकता है या नॉन डिफॉल्ट हो सकता है। उस बेसिस पे हमने रखा रैंडम वेरिएबल, ये तो इवेंट था। रैंडम वेरिएबल मैंने किसने देखा, डिफॉल्ट हुआ तो क्या होगा, पैसे में क्या होगा, नंबर में क्या होगा। तो सर मतलब वो x1 into p x1 होगा, वो एक रैंडम वेरिएबल रहेगा ना। x1 रैंडम वेरिएबल है। तो सर हमें प्रॉफिट कितने है, प्रोबेबिलिटी दोबारा बता, कहाँ पे बताऊँ, यहीं दिखा, यहाँ भी नहीं। कल जो एग्जाम्पल आप कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो यही तो कर रहे थे। एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो न्यूमेरिकल दो तीन आप देख चुके हो। जैसे पहला एग्जांपल, एक कंपनी है जो कोई सेटअप कर रही थी, जो कुछ इन्वेस्ट करने जा रही थी, और उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमी अगर ठीक ठाक रही, इकोनॉमी अगर ठीक ठाक गई, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये देख रहे थे वो। उन्होंने कहा 70% चांस तो है इकोनॉमी ठीक ठाक जाएगी, बूम आ जाएगा, इस बात का भी कुछ चांस था, कितना था बताते रहना मेरे को नंबर। और अगर इकोनॉमी स्लो हो गई या रिसेशन आ गया, इसका भी कुछ चांस था, ये उनको अपने डेटा से पता था। तो इवेंट क्या हो रहा है, इकोनॉमी, ये बातें हो सकती हैं इकोनॉमी के साथ, तो इवेंट तो ये हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो ये है। मैं रैंडम वेरिएबल किसको बोल रहा हूँ, इस मल्टीप्लिकेशन टर्म को नहीं बोल रहा हूँ। रैंडम वेरिएबल किसको बोल रहा हूँ कि ये इकोनॉमी जो हुई, ये होने से हुआ क्या, हमें क्या होगा। तो मतलब जो ये वाले इसको जनरली मिलेंगे साथ में, तो हाँ क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। इसीलिए हम इसको रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल हो जाए, बूम हो जाए, स्लो हो जाए, ये देख के मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये नंबर देख के मुझे समझ आता है कि हाँ मेरे को ये गैम्बल लेना है कि नहीं लेना, तो मैं तो वो देखूँ ना। तो मतलब इसलिए लिए ताकि हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे टैबुलर फॉर्म में तो ये जाएगा। हाँ नहीं, अभी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे ना। उन्होंने बोला, क्या बोला था भाई, नॉर्मल होती है तो क्या होगा उन्हें, सब कुछ 20 कुछ था 20,000 शायद प्रॉफिट होगा उनको। 20 मिलियन 20 मिलियन जो भी था, 20 मिलियन टोटल लगाया। अरे 2 था ना जो भी था, 2 मिलियन बिलियन थाउजेंड जो भी था, बूम हो गई तो क्या होगा, उन्होंने बोला 9 मिलियन का प्रॉफिट हो जाएगा, और स्लो चली गई गलती से तो क्या होगा, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट था 300 मिलियन का, that everything goes down to gutter, so this comes 300 with a negative sign, loss है।
30 क्या हो गया? अच्छा 20 90 अब ठीक है। बात समझ गए? रैंडम वेरिएबल क्या हुआ? इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन इन नंबर फॉर्म। इवेंट हुआ लेकिन इवेंट नंबर तो नहीं है। मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उसमें कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा कि हो क्या रहा है। तो उसको हमने रैंडम वेरिएबल बोला। और अब मैं एक्सपेक्टेशन अगर कैलकुलेट करूं तो देख लो वही हो रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देख रहे थे। मैंने बोला रैंडम वेरिएबल 20 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग 20 कितना है? सही बात। प्लस दूसरी टर्म आई नाउ x2 दूसरा रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की दूसरी वैल्यू क्या है? तो रैंडम वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। सिमिलरली थर्ड टर्म रैंडम वेरिएबल में तीसरी वैल्यू क्या है? 300 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हैपनिंग। और इन तीनों को सम कर लो तो आपके आती है एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन। हेलो तो फाइनली एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आई? दे कैन एक्सपेक्ट a 2 million profit end of the day if they play with this probability। वही लिखा हुआ है फॉर्मूला में। अगर रैंडम वेरिएबल हो x तो x1 पहली वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x1 हैपनिंग प्लस ऑल द टर्म्स दैट बिकम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। कुछ दिखाया हुआ है उसमें। एग्जाम्पल ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है? फिर से वही वाहियात एग्जाम्पल, लूडो खेल के देख लो। कहने का मतलब समझिए, लूडो में 6 लाने के लिए इतनी एक्सरसाइज कौन करेगा भाई? हाँ, लेकिन अगर बिजनेस डिसीजन लेना हो तो बनता है। जैसे वो कंपनी देख रही थी, जैसे कल आपका बैंक देख रहा था, डिफॉल्ट तो नहीं कर देगी। वेरिएंस खूब बात हो चुकी है इसके बारे में, कोई नई बात नहीं हो रही, मालूम है ना? कुछ डेटा के गिवन हो तो वेरिएंस कैलकुलेट हो जाए। क्या इधर क्या यूज किया है? नहीं, अरे वही तो बता रहा था अभी, ये डाइस रोल में क्या ही यूज कर लोगे तुम किसी भी चीज। डाइस रोल में उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली 3.5, क्या समझो अभी इससे कि लूडो खेलूं कि नहीं खेलूं कल से? ठीक है, बात समझ? कॉन्सेप्ट अच्छा है, एग्जाम्पल घटिया है। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ढंग की चीजें जहाँ जहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी। तो वेरिएंस में भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। अभी आप देख रहे हो, मैनुअली तो करने का जरूरत नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे। जब डेटा में डील करेंगे तो देखूं क्या वेरिएंस इतना आ गया तो अब होगा क्या, वो देखेंगे जब डेटा डील करेंगे पैंडास से। नेक्स्ट वाज योर, कहाँ तक पहुंच गया मैं? डिस्ट्रीब्यूशन तक।
नेक्स्ट वाज योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अबे ये क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना था. हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना था. डिस्ट्रीब्यूशन में जाना था. ये बात तो कर तो लिया सारी बात. अच्छा ठीक है, ओके. यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखा, ऐसे ही एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. ऐसे ही कुछ और भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली, बाइनोमियल, पॉइसन. अब ये सब हैं, लेकिन कई तो इसमें मतलब ऐसे हैं जो नाम ही सुनोगे दोबारा मिलेंगे ही नहीं है कभी. जैसे दिखाता हूँ, हाँ दिखा दे रहा हूँ, अभी दिखा दे रहा हूँ. आई विल गो थ्रू दिस. कुछ डेफिनेशंस वगैरह दी हैं. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये भी करके कुछ होते हैं. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुए, जैसा हमने अभी देखा, डाइस रोल. डिस्क्रीट है, ऑल वैल्यूज आर डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्टेंट वैल्यूज, और सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने में कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का. एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 5 इवेंट पॉसिबल हैं और पांचों की प्रोबेबिलिटी बराबर है. तो ऐसे ही दिखेगा ग्राफ उनका. मीन वेरिएंस निकाल सकते हो, निकालने में. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हेन देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स. दैट इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे हेड टेल, जैसे विन और लॉस, जैसे डिफॉल्ट या नॉन डिफॉल्ट, जैसे सर्वाइव्ड या डेथ, ऐसे ही होंगे. तो इसमें एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया हुआ था, बर्नौली ने किया था. बर्नौली कौन है? बर्नौली साइंटिस्ट सर. थ्योरम फिजिक्स में आया था साइंटिस्ट किसी है ने? सर. यस सर. हाँ जी, हाँ जी. बर्नौली आया होगा आप लोगों को, कहीं पे आया है बर्नौली? फिजिक्स. बर्नौलीज फिजिक्स में आता थ्योरम है. थी 11th में मैकेनिक्स में. हाँ जी. बर्नौली थ्योरम आपको स्कूल या कॉलेज में मिला होगा, जो लोग मैकेनिकल या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं. बर्नौली का बहुत अच्छा, बहुत ही डिटेल्ड वर्क है हाइड्रोलिक्स में. मैंने पढ़ा है, इसलिए मालूम है बर्नौली के बारे में. तो बर्नौली एस्टेब्लिश्ड दिस काइंड ऑफ रूल. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, इसे बर्नौली एस्टेब्लिश दिस, तो बर्नौली भी बोलते हैं, इसे बाइनोमियल भी बोलते हैं. बाइनोमियल कुछ अलग नहीं है, बाइनोमियल उसके नाम में ही है. व्हेन देयर कैन बी ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स. तो ऐसे केसेस भी होते हैं. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बर्नौली या बाइनोमियल बोल रहे हैं. वो बर्नौली ने जो एस्टेब्लिश किया था वो ये किया था. याद करने की जरूरत नहीं है, कभी रटने बैठ जाओ. जब 2 ही पॉसिबल आउटकम है तो कुछ ऐसा ही तो हो रहा होगा. देख लो. यस और नो. 2 ही पॉसिबल आउटकम, हेड टेल होंगे तो दोनों बराबर हो रहे होंगे. विन लॉस होगा तो चलो जीतते कम हैं हारते ज्यादा हैं, ऐसा कुछ आ रहा होगा. या जीतते ज्यादा हैं हारते कम हैं, कुछ ऐसा आ रहा हो. तो थोड़ा या तो बराबर, या ये बड़ा वो छोटा, या वो बड़ा ये छोटा, बस इतना ही होगा. मीन वेरिएंस नहीं करना, खूब कर लिया. अगला बाइनोमियल. आई डोंट नो क्या मजा आ रहा है इन्हें अलग अलग देखे. वहां पर जिनको आपने क्या बोला था, कहाँ गया बर्नौली का फॉर्मूला? p की पावर x, q की पावर 1 माइनस एक्स. बाइनोमियल में फिर वही बात लिखी हुई है. यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ ट्रायल्स ले लिए हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इज n. अगर n फिक्स हो तो ये फॉर्मूला सस्टेन करता है. काम कहाँ आता है? कहीं नहीं आता.
हाँ पूरी डाटा साइंस पूरी डेटा साइंस नहीं, डेटा साइंस में तो बहुत काम आता है। अरे मतलब तुम्हें फॉर्मूला काम नहीं आता, मैनुअली नहीं करना होता, ये कह रहा हूँ। 1000 लोगों का डेटा दे दूं आप लोगों को, क्या प्रमोशन हुआ था या नहीं हुआ था, प्रमोशन हुआ था नहीं हुआ था, क्या ही निकाल लोगे तुम उसे मैनुअली करके। एक का निकालेंगे, बैक कर देंगे। अबे वो भी नहीं करना आपको कि एक का निकालोगे और ड्रैग कर दोगे। बायनोमियल बायनोमियल बायनोमियल, मीन मीन वेरिएंस नहीं जरूरत। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन वैसे हैं जो अगर नॉर्मल नहीं है आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसे कैसे जा सकते हैं। तो सबने अपने अपने रूल्स बना रखे हैं, जैसे बर्नौली का आउटकम सिर्फ 2 आउटकम पॉसिबल हो। हम जिसको लीवरेज करेंगे बिकॉज वो हम पॉपुलेशन सैंपल वाले गेम में ही समझ गए थे दैट वी विल बी डीलिंग विद सैंपल्स। फिर हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम से समझा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी पॉपुलेशन से अगर मैं इन्फिनिटी सैंपल लेता रहूं तो उन सैंपल्स का मीन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे फॉल होते चले जाएंगे। ये होने से क्या हुआ, मेरा काम बन गया, क्योंकि मेरा डेटा भी तो एक सैंपल ही है, उन इनफाइनाइट में से एक सैंपल मेरा डेटा भी है, तो मेरा डेटा भी उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही कहीं पड़ा हुआ। तो हमारे काम का जो समझने का है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक, इसीलिए कह रहा हूँ कि इन सब का कभी नौबत नहीं आता, क्योंकि हम एंड ऑफ द डे आई एम डीलिंग विद अ सैंपल, वो सैंपल किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे पता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो पता होना चाहिए मेरे को। वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा, वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो नहीं कर रहा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आया है कहीं पे, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस वाला वही आ गया जो मैं बता रहा था, कॉन्टिन्यूअस वेयर देयर इज नो फाइन डिस्क्रिप्शन बिटवीन इवेंट, जहां पर हम ये नहीं कह सकते ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, देयर इज नो फाइन लाइन, जैसे टाइम, हाइट्स, कुछ भी कॉन्टिन्यूअस। तो वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कर्व से, जैसे अगर रेक्टेंगल आ रहा होता तो उसने बार नहीं बनाया है, इट इज वन कंप्लीट होराइजन। हाँ जी, मॉर्निंग ब्रेक तो इनका हो चुका, 2 बजे खत्म करूंगा। 2 बजे खत्म करोगे? मुझे इससे कम में सकती हूँ। आओ ना, वेरी वेलकम, हम कुछ कर थोड़ी ना, जी आ जाओ। ठीक, जस्ट कम, आई विल बी ठीक है। हाँ जी, रिफ्रेश हो जाएंगे। योगर्ट भी होना है तो एक तो सुना सकते हो। मैं सुना मैं रिकॉर्डिंग रोक दे रहा हूँ, आप माइक ले लो। नहीं, माइक के बिना वो आवाज नहीं आती, इससे मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यू है, वो हमेशा वही बोलते हैं। आई होप ये ठीक जा रहा है। अभी ये सारी बात कर चुके हैं, जस्ट एक फाइनल कॉल, ठीक है। तो यूजुअली यही मैं रूटीन में करता हूँ, पहले पेन पेपर से करके देख लो थोड़ा थोड़ा सा जो जो जरूरी है,
जब वो सारी बात हो जाती हैं, आप अपने हाथ से करके देख चुके थे, तब मैं एक बार स्लाइड्स पे आ जाता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया है। और स्लाइड जब रन करते हैं तो यूजुअली स्टूडेंट्स का फीडबैक यही रहता है कि हाँ, ये सब चीज़ें तो हो चुकी हैं क्लास में और समझ आ रहा है। चलो आगे। अब कैसा मजा ले रहा है? मैं इनिशियली इसलिए स्लाइड वगैरह नहीं छेड़ता हूँ, ये देख रहे हो 78 स्लाइड की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा एलएमएस कंटेंट यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। 78 स्लाइड कोई माई का लाल नहीं है जो 4 घंटे में कवर कर देगा। टेस्ट है सर, बहुत सारे नॉर्मैलिटी टेस्ट। चलो खैर, ये रिवाइज ही नहीं हो पा रहे सर। हाँ ये रिवाइज ही नहीं हो पा रहे करते करते। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो आपको काम की चीजें हैं वो पता हो जानी चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे क्लेम करे कोई, क्या बोला, एक मैन्युफैक्चरर है, वो कहता है हमारे बल्ब की लाइफ 10,000 घंटे रहती है, तो क्या था ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट था। अगर इसका मैं चैलेंज कर दे कोई, तो वो आएगी नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और ये बन जाएगी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमने कहा चलो अभी तुम्हारी बात रख लेते हैं, और अल्टरनेट जो चैलेंजिंग हाइपोथेसिस है उसे हमने बोल दिया कि प्रूव करके दिखाओ। ठीक बात। मैथमेटिकली इसे लिखूं इस स्टेटमेंट को, तो कैसे लिखूंगा? हाँ जी, एच नॉट नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है आपको? दैट एवरेज लाइफ, तो मीन ऑफ लाइफ ऑफ बल्ब ऑन एंड एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कितना बोला है इसने? 10,000। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आ गया नल हाइपोथेसिस का। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बने? वो तो बिल्कुल उल्टा बात करता है। वो बोलेगा मीन लाइफ, हाँ जी, जो आप कह रहे हो वही नहीं है, बाकी कुछ भी हो, इक्वल टू नहीं। हाँ, लेस देन बट नॉट इक्वल टू, ये आ गई अल्टरनेट। तो ये एक एग्जांपल लिया उन्होंने। इसको टेस्ट करेंगे, कैसा करेंगे? अब वही पॉपुलेशन से एक सैंपल लेंगे, उस सैंपल में एवरेज लाइफ देखेंगे वो कितनी है। अब वो सैंपल का जो एवरेज देखोगे वो तो कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन मुझे ये पता है वो सैंपल का जो एवरेज लाइफ है, सैंपल है ना, उन्हीं इनफाइनाइट सैंपल्स में से एक होगा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा। बिल्कुल सही बात। कई बार उसके मीन को ना एडजस्ट करने फॉर्मूला में बिठाने में दिक्कत होती है। मीन को फॉर्मूला में बिठाने में सैंपल दिक्कत? का मीन दे रखा है अच्छा, और सदन पॉपुलेशन का मीन दे रखा है। कहाँ है क्वेश्चन में? कौन से क्वेश्चन में? होता है ना, क्वेश्चन बता। तुम होती तो यूं हंसती, तुम होती तो ये कहती। ऐसे कैसे बताऊंगा? क्वेश्चन है तो बता। चल, कहाँ दिया इसका स्टैटिस्टिक? कहीं दिया है कि नंबर आ गया? नंबर नहीं दिया। अच्छा, बस वो एक एग्जांपल दिया है उसमें, लेकिन हमने करके देख रखा है अपने हाथ से। इसमें कंफ्यूजन ये मत होना, मेरे ख्याल से वही कंफ्यूजन हो रहा है। इसी को क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ हाइपोथेटिकली, उसमें फिगर्स नहीं दिए हुए, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर सपोज, ये तो हुआ क्लेम उसका, ठीक। सपोज मैं बोलूं मैंने एक सैंपल ले लिया एंड आई मेक श्योर के सैंपल साइज इज मोर देन 30, सीएलटी तभी होल्ड करता है। तो मैंने एक 36 लोगों का सैंपल ले लिया, कहीं से इनके रैंडमली 36 बल्ब उठा लाया मैं।
देखते हैं क्या होगा। सैंपल में हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन, यार या तो मुझे पॉपुलेशन की पता हो, वो तो पता नहीं, मेरे पास तो सैंपल है, मैं सैंपल की देख सकता हूँ। या एक और काम करते हैं, जस्ट टू बी रादर मोर श्योर, मैं सैंपल साइज बढ़ा लेता हूँ। बड़ा सा सैंपल है मेरे पास, अच्छा खासा, 400 लोगों को, 400 ऑब्जर्वेशन, 400, हाँ 400। स्टैंडर्ड डेविएशन इस सैंपल में सपोज आ जाता है कुछ, तो सपोज आ गया 1000 आवर्स का। हाँ वो भी लेंगे। इस सैंपल का मीन, ये सैंपल क्या है, ये मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है कि हमारे पॉपुलेशन की एवरेज लाइफ इतनी होती है। तो ये हुआ, हमने क्या बोला, अभी तो नल हाइपोथेसिस है, तो हमने क्या रहा कि प्रायोरिटी तो नल हाइपोथेसिस की होती है। रिमेंबर, नल हाइपोथेसिस वाला यही बोल देगा ना कि यार प्रूव करके दिखा दो, तुमसे पहले तो सब लोग मान रहे थे, तुम ही तो चैलेंज कर रहे हो, तुम ही दिखा दो। तो फिलहाल तो नल हाइपोथेसिस ही प्रिवेलिंग है, तो हमने इसको तो मान लिया है पॉपुलेशन का। ये सैंपल वाला कौन आया, एक्स बार आई एक्चुअली, क्योंकि ये कौन है, ये उन इनफाइनाइट सैंपल्स में से ith सैंपल है, यही माना है हमने, जो मैंने लिया है आज ये 400 लोगों का, 400 बल्ब का। तो जैसे उन सब सैंपल्स का कुछ ना कुछ मीन होगा, मीन 1, मीन 2, मीन 3, ऐसे ये ith मीन है। सपोज ये आ गया 8500 घंटे ही चल पाया, इस सैंपल की लाइफ ऐसी आई, मैंने फूंक के देख लिया सारे बल्ब, सैंपल है छोटा सा, कर सकते हैं, इतना तो टेस्टिंग चल सकता है। अब दोबारा वही बात समझा रहा हूँ जो पहले हो चुकी है, लेकिन शायद और क्लैरिटी आ जाएगा अगर नहीं था तो। हमने CLT ने क्या बोला था मेरे को कि ये जो इनफाइनाइट सैंपल्स लिए हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे होंगे। नॉर्मल बना नहीं है तो मान लो फिलहाल नॉर्मल, नहीं बोर्ड पे बनाता हूँ ना, ड्राइंग अच्छी है मेरी, ये डिजिटल पेन नहीं चलता। CLT ने यही बोला था। CLT ने क्या कहता है, CLT कि इन इनफाइनाइट सैंपल्स के मीन्स का, सब मीन्स का अगर मीन ले लूं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो यही होता है, यही तो हुई मीन वैल्यू इसकी। और CLT कहता है ये पॉपुलेशन के मीन के बराबर ही होता है, इसके अराउंड ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल है। तो ये सारे मीन जो हमने कैलकुलेट कर लिए थे इनफाइनाइट सैंपल, मतलब किए नहीं थे, इनफाइनाइट सैंपल्स के x1, x2, xi, वो सब कहाँ पड़े होंगे, यहीं पड़े होंगे। सही बात है, माना ये x1, ये x2, x3, x4, x5, ऐसे ही ये सारे पड़े होंगे। और अब मुझे क्या पता है, ये भी उनमें से ही एक है, तो इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं बैठा है। ये कहाँ बैठा है, 8500 पे। अभी मैं क्या मान रहा हूं कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आया नहीं है, लेकिन मान क्यों रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है, मैन्युफैक्चरर ने बोला है, तो मैं मान रहा हूं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसी 10,000 के अराउंड हो रहा होगा। इनफाइनाइट सैंपल ना तो लिए हैं, ना मुझे ये दिख रहा, समझा रहा हूं कुछ। अब इसमें ये तो हुआ 10,000, चलो मान लिया हमने, मान ली तुम्हारी बात कि 10,000 था और 10,000 के अराउंड ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमने जो सैंपल लिया है दैट इज 8,500, तो वो भी यहीं कहीं आया है, वो भी इनमें से ही कोई है। कहाँ होगा, इस मीन से पहले गिर गया, शायद यहाँ होगा, थोड़ा सा पहले इससे, मीन वैल्यू से। अब क्या समझो, एवरेज जो उसने क्लेम किया है, वो कह रहा था हमारा तो बल्ब इससे ज्यादा ही ज्यादा चलता है, मिनिमम इतना तो चलता ही है।
हम कह रहे हैं हमने सैंपल लिया, सैंपल लेकर देखा ये तो नहीं चल रहे, इनकी एवरेज लाइफ उससे कम आ रही है, तो क्या करूं, मैन्युफैक्चरर का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए? इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते। क्या ये सच में हो रहा है या ये मेरी सैम्पलिंग एरर की वजह से आ गया है थोड़ा सा डेविएशन? तो हम कह रहे हैं इतनी जल्दी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर देते एकदम से क्लेम को। हमने क्या बोला, इस हाइपोथेटिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने हाइपोथेसिस ली थी कि 10,000 के अराउंड नॉर्मल है, अगर ये 95% मेरा सैंपल 95% में से एक हुआ तो भी चलो बात मान लूंगा तुम्हारी। इस 95% का ही नाम रखा हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल। बात जा रही है बराबर यहां तक? साथ में मैंने ये बोला लेकिन अगर ये इन 95% में भी नहीं हुआ तो कहां होगा? उन एक्सट्रीम 5% वैल्यूज में जिनका बहुत कम चांस था आने का। एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, वो एक्सट्रीम की तरफ जा रही हैं, यही बात थी। तो मैं कह रहा हूं अब ये मेरे को मानना बड़ा मुश्किल है कि मैंने जो रैंडम सैंपल लिया था वो बिल्कुल लास्ट के 5% में उठा लिया मैंने गलती से। इसका चांस तो बहुत ही कम है ना, ऐसे सैंपल तो बहुत ही कम रहे होंगे ना इन्फिनिटी में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 95% में भी आ गए तो बात मान लूंगा तुम्हारी, लेकिन अगर बिल्कुल लास्ट के 5% में आ गया तो इसका मतलब वो मेरी सैम्पलिंग एरर नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा क्लेम ही गलत हो रहा है, रिजेक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं अब वो कैसे क्लेम करें। उसके लिए हमने मेथड क्या सोचा था, उसके बहुत सारे मेथड थे। एक मेथड एफ स्टैटिस्टिक है, एक मेथड काई स्क्वायर्ड है, एक मेथड पी वैल्यू वाला भी है। और हमारा घूम घाम के हम कहाँ पहुंचे थे कि पी वैल्यू सबसे अच्छा पी वैल्यू है, एज सिंपल एज दैट। जी स्कोर देख निकालना और देखना बता रहा हूँ, पे अटेंशन। हाँ नहीं नहीं वो उसका कंफ्यूजन था थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा। मैं कह रहा हूं जी स्कोर निकाल लेते हैं। तो जी स्कोर क्या होता था, एक्स आई माइनस एक्स बार या मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एसक्यूआरटी ऑफ सैंपल साइज एन। सही बात, यह फॉर्मूला निकाला था जी स्कोर का। आओ देखते हैं एक्स आई कौन है। एक्स आई होता था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डेटा पॉइंट। इन दिस केस व्हाट इज द डेटा पॉइंट, जो मैंने सैंपल लिया है उसका मीन है डेटा पॉइंट यहाँ पर। यस और नो, यस और नो। बहुत सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है, वहीं कहीं मेरे सैंपल भी पड़ा हुआ है, यही देख रहे थे। तो वो हो गया एक्स आई इन दिस केस। कितना है, बिल्कुल सही बात। माइनस मीन, तो इन सारे सैंपल का मीन निकाल लूं, इन सारे सैंपल के मीन्स का भी मीन निकाल लूं, और वही होता है पॉपुलेशन का मीन। तो एक तरह से वही हो गया पॉपुलेशन मीन। कितना है, फिलहाल तो हम यही मान रहे हैं जो उन्होंने क्लेम किया, माननी पड़ेगी बात उनको। सैंपल का मीन नहीं है ये सैंपल का मीन नहीं है, डबल हैट लगा है। सारे सैंपल्स के कुछ कुछ मीन्स आए, उन सारे मीन्स का भी मीन ले लूं, वो है ये डबल हैट, इसीलिए लगाया है। तो सैंपल का मीन मीन के पॉपुलेशन मीन के बराबर है ऐसा जरूर थोड़ी है, ये तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। लेकिन उन सारे मीन्स का भी मीन ले लूंगा तो सैंपल का आ जाएगा, ये कहते हैं उसका पॉपुलेशन का आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 1000 घंटे की स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी हमारे सैंपल में, ये भी ठीक हुआ। सैंपल का साइज कितना था, 400 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 30 20। क्या बनी है कैलकुलेशन, दिस इज -1500 और ये 20 ऊपर चला जाएगा इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000। यही बात है, जी की वैल्यू क्या आ गई,
30। चलो, आई एम ग्लैड दिस एग्जांपल पे आपके क्वेश्चन में एक में हो रहा था, वो भी बता। हाँ, बता दो। हम चले जी टेबल पे ढूंढने। जी टेबल पे ढूंढने चले। और जी टेबल माइनस 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 4 पे जाके खत्म हो गया। हमारा जी स्कोर कितना आया था? -30। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपने बताए हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, -1 + 1 68%, -2 + 2 95%, -3 + 3 97 पॉइंट समथिंग। इसे और ले जाऊं -4 तो क्या होगा? खत्म नहीं हो। 99.777 वहां जाने लगेगा। ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक जा सकता है। ये वही बताना, वही आ रही है वैल्यू। अब -4 पे वो इसलिए रोक देता है बिकॉज ये -4 पे क्या होता है, पॉइंट कितना पहुंचा था? हाँ, 3 से कहाँ पहुंचे थे हम? 99.7। वो 99.9999 समथिंग वेयर पहुंच जाता है, तो इसलिए वो 4 पे रोक देता है कि इससे ज्यादा तो क्या ही जाओ। अब हमारे केस में 3 आया, 30 आ गया, 8 भी आ जाता है, आ सकता है। इसका मतलब जानते हो क्या हो? सब कुछ लगभग यहाँ तक 0.99999999 तक पहुंच गया, बिल्कुल एंड की 10⁻⁻10 10⁻⁻16 समवेयर वहां जाकर के वो पी वैल्यू पड़ी है उसकी, इसलिए वो जी टेबल दिखा नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आया है इसमें ऐसा नहीं है कि गलत है या आ नहीं सकता, आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ये सैंपल बता रहा है मेरे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इसमें पड़ा होता तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता। इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.00000, बहुत सारे जीरो और लास्ट में कुछ 1 2 3। यहां तक ठीक ठाक निकल गई पी वैल्यू। फिलहाल एक एग्जांपल, बिकॉज एग्जांपल करना है तो मैं ठीक कर दे रहा हूं इसको। मान लेते हैं क्या 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 स्टैंडर्ड डेविएशन इज, क्या कर दूं इसको? सर 100 कर दीजिए, 3 वैल्यू आ जाएगी जेड की। जेड की वैल्यू 300 आ जाएगी सर 3 अगर आ 100 कर जाएगी। दिया तो? यस सर। अरे स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर 100 कर दिया तो 300 हो जाएगा ये। सर 3 नहीं, सर 3 वैल्यू आएगी। अरे अच्छा हाँ सर, ठीक है। फिलहाल सम टोटल पे आते हैं। सपोज ये आ जाता है -3, मान लेते हैं -3 आ जाता, -3 आ जाता तो हम पहुंचे जी टेबल पे देखने, और जी टेबल पे देख रहा हूँ -3 -3 कहाँ पर है? ये रहा -3। -3 सही बात है। और -3 में वो कह रहा है, अच्छा डेसिमल, मेरे को -3 के आगे डेसिमल प्लेस भी देखने होते तो ऊपर से देख सकते थे। सपोज ये होता, वो भी दिखा देते हैं। सपोज ये होता -3.07, तो जी टेबल में कैसे देखें? -3 तो यहां तक आ गए, -3। अब ये ऊपर जो दिया हुआ है ना इसमें टेबल में, यहाँ दिखाए हुए हैं इसने कि डेसिमल प्लेसेस पे कैसे जाना है। ये रहे डेसिमल प्लेसेस। मुझे कौन सा चाहिए था? 0.07 आ रहा हो जहां पे, ये वाला। बराबर हुई बात। तो इधर तो पहुंचा मैं -3,
और 0.07 कहाँ पर आया इसका? दिस वन, ये मिल गई प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू। कितनी आई थी? 0.00107। आगे भी चल ठीक है, लेकिन काम हो चला हमारा। कैसे? इस जी स्कोर पे उसने बताया क्या प्रोबेबिलिटी है 0.001। परसेंट में बात करूं तो कितना हो गया ये? 1%, 0.1%। इसका मतलब हमें ये सब देख के ये पता चला कि या तो मेरा सैंपल इन 0.1% लोगों में से एक यही आया, और ये तो हम पहले ही सोच रहे थे। हमने क्या डिसाइड किया था कॉन्फिडेंस इंटरवल कि 95% भी रहा तो भी आपकी बात मान लूंगा, ये 95% में से रहा, लेकिन लास्ट के 5% में गिर गया तो रिजेक्ट कर दूंगा हाइपोथेसिस उड़ा के। ये वहीं गिर गया, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ये था बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्ट। तो नॉट, अभी टाइम नहीं है आगे। देखो देखो सर मार रही है ये, बताओ मैं somebody माइक इज ऑन यार। मैं ये एक बार रन थ्रू करना चाह रहा था, आप लोग भी देख लेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही सारे क्लास में रन करूं। मैं और देख लूंगा कि कोई कुछ ऐसा तो नहीं है जो इंपॉर्टेंट था और छूट गया मेरे से। ये मैं भेजता रहूंगा। अभी वो क्लास में तो नहीं कर पाए, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, आप अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट नहीं होता है, फंस जाते हैं, टेलीग्राम पे मुझे बता देंगे। ट्यूसडे हम मिल ही रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों का स्टैट्स वाले पार्ट का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, दिवाली के बाद? हाँ दिवाली के एकदम बाद, दिवाली से नेक्स्ट जिस भी दिन आप आएंगे दैट विल बी योर एग्जाम। अभी 2-3 दिन आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नहीं हो पाते हैं, समझ नहीं आता है, तो वो हम ट्यूसडे कवर कर लेंगे। ट्यूसडे को दे दो मेरी तरफ से। चैट बॉक्स में प्रेजेंट मार्क कर दीजिए सभी लोग, लॉगिन करके जल्दी से जूम लॉगिन कर दीजिए और चैट बॉक्स में प्रेजेंट मार्क कर दीजिए। सर आप कुछ क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा ड्राइव पे। हाँ मैं ड्राइव पे, मैं वही कर रहा था, मैं अभी न्यूमेरिकल्स भेजूंगा आप लोगों को। मैं आपको एक न्यूमेरिकल, एक सेट न्यूमेरिकल भेजूंगा, एक सेट में आप लोगों को पाइथन के कोड्स भेजूंगा, जैसे आपने अभी देखे हैं ना छोटे छोटे से, जो डायरेक्ट फंक्शन से कैलकुलेशन आ जाती है, तो उन्हें आप रन करके देख लेंगे। कुछ समझ नहीं आता है बात कर लेंगे। चलिए गाइस, ठीक है। Okay, thank you, sir. Those who are planning to come on Tuesday, we'll see. हाँ पाइथन। हाँ जी यार, योर वॉइस इज डिस्टर्ब वेरी मच। ट्यूसडे की टाइमिंग क्या है? ट्यूसडे का सेम टाइमिंग होगा 10 to 2। हाँ जी 10 to 2 वही है। ओके सर, ठीक है जी। एंड दोज हु आर प्लानिंग नॉट टू कम ऑन ट्यूसडे, हैप्पी दिवाली। अटेंडेंस तो नहीं छूटा है किसी का? मीटिंग एंड कर दूं? अटेंडेंस डाल दिया सब लोगों ने? ओके ओके, बाय बाय।